इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का सभी साथियों दोस्तों को नमस्कार। आज फिर मैं एक बार बात कर रहा हूँ ईरान इजराइल युद्ध की। अब युद्ध तो हमेशा बुरा ही होता है, मगर ऐसा लगता है कि आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है। युद्ध कम चल रहा है क्योंकि 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ईरान के और इसराइल के बॉर्डर के बीच में। तो बॉर्डर तो कहीं लगता नहीं है कि ज़मीन पे कोई कब्जा करना है, वो तो बात है ही नहीं। आबादी को गुलाम बनाना ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो भी दोनों चीज़ें नहीं है। मगर हुआ क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर, तो ये मोदी नहीं है। मोदी तो सरेंडर कर सकता है और करता है हमेशा, मगर ईरान के खुबानी साहब ने उसको जवाब दे दिया कि सरेंडर करनी चाहिए। हमारी 3000 ईयर्स की सिविलाइजेशन है। इसराइल तो 48 में बना था, अभी 1948 में। तो उसकी तो 75 साल पुरानी ही सिविलाइजेशन है और उसको छोड़ेंगे नहीं हम। तो फिर जो यूएस कह रहे थे कि हमें पता था, हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को सच बोलना पड़ गया और कहा कि हम जो है ईरान पे में अटैक करने के मैंने ऑर्डर दे दिए, पर कब करना है ये मुझे अभी डिसाइड करना है। और आज उन्होंने सुबह कह दिया कि मैं इसमें फैसला लेने में 2 हफ्ते लगाऊंगा, 2 वीक्स, यानी 15 दिन के लिए उन्होंने टाल दिया। 15 दिन में तो ईरान जो है इसराइल का भूसा बना देगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों से उसके बाद 3000 अलग अलग किस्म की मिसाइलें हैं। वो मुकाबला 15 दिन जो है इसराइल नहीं ठहर पाएगा। अभी 1 हफ्ता तो हो गया, 7 दिन हो गए, और 15 दिन और इसराइल 3 हफ्ते या 1 महीने लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। ईरान 8 साल 10 साल लड़ाई लड़ने वाला है। ईरान की फौज, उसके बाद नेवी भी है, एयर फोर्स भी है, मिसाइल फोर्स भी है, लैंड फोर्स 10 लाख की तो लैंड फोर्स है। 8 साल उनको तजुर्बा है ईरान से लड़ने का। तो ये तो कहा शेर और मेमने के बीच की लड़ाई हुई। अब वहाँ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी पार्टी में बगावत हो रही है, कांग्रेस में बगावत हो रही है, सेनेट में बगावत हो रही है। पहले तो उससे निपटे, घर की आग बुझाएं, फिर देखा जाएगा ईरान में। दूसरी एक और बात खुलासा हो गया। पहले तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने रशिया के स्टेटमेंट इशू किया था, अब वहाँ के पुतिन साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने खुद अपने आप स्टेटमेंट दे दिया कि 200 रशियन ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, रशिया के टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स ने और साइंटिस्ट ने बिल्ट की हैं, बनाई हैं, और वहाँ आज भी हमारे 200 इंजीनियर्स और टेक्नीशियन हैं। अगर जो उनका हमला होगा तो उसका अंजाम जो है बहुत बुरा होगा। तो सीरिया ने फौरन स्टेटमेंट इशू कर दिया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम रशियन टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स पर अटैक नहीं करेंगे। तो फिर कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? आपका जो टारगेट है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने का ईरान का, वहाँ तो रशियन और टेक्नीशियन और इंजीनियर्स साइंटिस्ट हैं, और वहाँ के रशिया के प्रेसिडेंट ने खुले ओपनली अनाउंस कर दिया है। फिर क्या करोगे? तो रशिया कूदने के लिए तैयार मैदान में, लड़ाई में। ईरान ने रशिया को ड्रोन सप्लाई की है यूक्रेन में लड़ाई के लिए। अब तो यूक्रेन की और मिसाइल की लड़ाई रह गई ना।
और रशिया जो है मिसाइल, अब वैसे भी ईरान के पास अपनी मिसाइल बहुत है, किसी मदद से बनाई कब बनाई इसके कोई मायने नहीं है, मिसाइल बहुत है, मोर देन 3000। तो अगर जो 100 मिसाइल भी रोज दागी तो 30 दिन तो दागते रहेंगे। ट्रम्प साहब 15 दिन जो है अभी अपनी आग बुझाने में लगे रहेंगे। जो वहाँ सीनेट में रेजोल्यूशन पेश हो गया कि प्रेसिडेंट को अथॉरिटी नहीं है वार डिक्लेयर करने की किसी पे, कांग्रेस की अप्रूवल लें, वहाँ वोटिंग हो। और अभी जो है ये मिड टर्म जो इलेक्शंस होते हैं 2 साल के बाद, अभी ट्रम्प साहब को जो है 7.5 महीने 8 महीने तो हो गए प्रेसिडेंट बने, 3 साल 2 महीने और बचे। मगर अब 1.5 साल बाद इलेक्शन हो गए सीनेट के और कांग्रेस के, निश्चित है 100% कि जो मेजोरिटी है उनकी कांग्रेस में और सीनेट में वो माइनॉरिटी में बदल जाएगी। क्योंकि ट्रम्प जो जीते थे इलेक्शन, रिपब्लिकन जो थे वो इसी वायदे पे जीते थे कि हम लड़ाई से ख़त्म करेंगे। अफगानिस्तान की वार के बाद जब उन्होंने पैंट छोड़ के भागनी पड़ी अपने कच्चे बनियान में, हथियार भी छोड़ दिए, एग्रीमेंट किया था ट्रम्प साहब ने। अब उनके बाद जो वाइजर में विड्रॉल की उन्होंने, टोटली डिसऑर्डरली। तो देखिए क्या होता है। अब रशिया ने जो धमकी दे दी, और एक तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, बदलाव आ गया, सी चेंज हो गया। रशिया की कोई ईरान की फिजा से दुश्मनी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। जब 1948 में इसराइल बना था तो सोवियत यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे स्टालिन, उन्होंने सबसे पहले रिकॉग्निशन दिया था एंटायर वर्ल्ड में, यूएस ने भी बाद में दिया था। तो वो इसराइल से उनको कोई दुश्मनी नहीं है। मगर जब वो रशियन साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को मारे गए, चाहे कोई भी मारे, इसराइल तो कुछ नहीं, उसकी बैक पे रशिया है, यूएस है, वो तो पुलिस पोस्ट है, तो वो नहीं चलने वाला। और पुतिन साहब जो है पहले ही इनकी बेल्ट ढील किए हुए, जो यूरोपियन यूनियन वालों की और यूएस की यूक्रेन में 3 साल से ज़्यादा लड़ते हुए हो गए। अब वो यहाँ कूद गए ईरान की तरफ से, चाइना और रशिया, तो फिर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा ट्रम्प साहब के लिए। इसीलिए उन्होंने 2 हफ्ते का और टाइम मांग लिया, अनाउंस कर दिया। पहले तो कहा था मैं किसी भी दिन किसी भी टाइम डिसीजन ले सकता हूँ, मुकर गए, वादा खिलाफी हो गई। तो इजराइल तो जो है ईरान के मुकाबले 1 महीने नहीं टिक पाएगा। 2 हफ्ते बाद क्या यूएस की हालत होती है वो तो सेनेट और कांग्रेस जाने, और उनकी रिपब्लिकन पार्टी जाने, ट्रम्प साहब की। ये बात तो निश्चित है कि उनको चिंता लग गई है कि 1.5 साल जो बाद जो इलेक्शन होगा सीनेट के, कांग्रेस के और सीनेट के मेंबरों का, सफाया होगा, चट मेजोरिटी माइनॉरिटी में बदल जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये मेजोरिटी माइनॉरिटी का तो गेम है 51-49 का डेमोक्रेसी में। जिसको 51 वोट मिल गए वो जीत गया, जिसको 49 मिल गया हार गया। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक पावर, और ट्रम्प साहब जो है वो इससे डरते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी चाइना से डरता है, ऐसी जो ट्रम्प साहब भी चाइना से डरते हैं। दोनों का एक ही हाल है।
ना तो यूएस ट्रम्प को अभी ट्रेड वार हुआ था ना, झुक गए ट्रम्प साहब। चाइना की ट्रम्प से कंडीशंस पे एग्रीमेंट हुआ ट्रेड वार में। मोदी को तो एग्रीमेंट करने की समझ ही नहीं है। पाकिस्तान से 3.5 दिन में छक्के छोड़ा दिए। पाकिस्तान के जनरल साहब को प्रमोशन हो गया, फील्ड मार्शल बन गए, और उनको ट्रम्प साहब ने लंच पे इनवाइट किया। और इंडिया के जनरल साहब को वो यूनिफॉर्म के अंदर एक साधु है लंपट, उसके जाके पाउच हो रहा है यूनिफॉर्म में, भगवाधारी है। प्राइम मिनिस्टर के आदेश दिया तो जाना तो पड़ेगा, नौकरी है। मगर ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफे हुआ है कि सेना का, फौज का भगवाकरण हो गया। साधु लंपट चोट उचक्कों के बीच में गुलाम बन गए। सरकार तो है ही, आरएसएस प्रचारक तो है ही मोदी आरएसएस प्रचारक ज्यादा है। भारत का प्रधानमंत्री बहुत कम है, 90% ये प्रचारक है आरएसएस का। सारी जिंदगी, जहां 73 साल की जिंदगी में उसने 60 साल आरएसएस में बिताए, प्रचारक बना, बीबी को छोड़ के भागा, तो फिर वो ये 10-11 साल का प्राइम मिनिस्टरशिप क्या मायने रखती है? उसको तो कुछ काम आता ही नहीं है। जो आता है जो उसने आरएसएस में सीखा। अब नई बात सीखने का तो जगह कहाँ, उसकी उम्र कहाँ बची है। मगर अगर जो ईरान इराक की लड़ाई में ईरान की 10 लाख की फोर्सेस और इजराइल की 1 लाख की 10%, और अगर जो उसने वाया लेबनान गोलन हाइट्स में पहुंच गई ईरान की आर्मी, लैंड फोर्सेस, और वहां से पहुंच गए हमास जो गाजा है, गाजा स्ट्रिप, और जॉर्डन और सब निकाल देंगे वहां पे जो का साथ दे रहे इसराइल का। उनको अपना पजामा बचाना मुश्किल हो जाएगा। और 10 लाख की फौज बड़ी बड़ी फौज है, और फिर तो गाजी है ना, इस्लाम में गाजी, मर जाओ मजहब के नाम पे। जूस में, यहूदियों में तो ये सिस्टम नहीं है। मोजेस तो गुलामी से अपने बिगेस्ट लिबरेटर, इनको यहूदियों को इजिप्ट की गुलामी से निकाल के लाया था, फारो सेकंड के, वो तो गुलामी से निकाल के लाया था, और ये गाजी बनने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। तो इजराइल की लैंड फोर्सेस भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। 10 लाख की उसने आर्मी है, उसने वो जो 5 लाख भी झोंक दिए इजराइल के ऊपर, तो 1 लाख की आज 1:3 की आर्मी का उसूल है कि एक आदमी को काबू करने के 3 आदमी चाहिए। अब वहाँ भेज दिए उसने 5 लाख 1 लाख की लैंड फोर्सेस के केस। तो इसे झप्पी में मामला खत्म हो जाएगा। प्यार एक झप्पी में झप्पी, प्यार की झप्पी, मोहब्बत की झप्पी। फिर वहाँ जो इसके इजराइल की आर्मी में तो आधी तो लड़कियां हैं, और ये ईरानी ये भी गोरे आदमी है, पिंक है। कि इनसे झप्पियां डाल दी, इनसे शादियां कर दी, फिर क्या होगा? मुझे लग रहा है कि होना क्या है, जो हुआ था ये जो इटली का था मुसोलिनी, उसको वहां की जनता ने, जब वो छुप के भाग गया, जो डिक्टेटर था उसको घसीट के लाए, नंगा करके मारा, गोली मार दी, गोली, शॉट डेड। तो क्या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर उसी का इंतजार कर रहे हैं? प्यार इस दोस्त से सोचिए।
नहीं होना चाहिए, ये लड़ाई गलत चीज़ है। वो होगा, इसका तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मेरा तो कहना यह है कि ये शेर और मेमने की लड़ाई है। ईरान खा जाएगा इजराइल को, बिना रशिया के और चाइना की मदद के भी खा जाएगा। मिसाइलें बहुत है उसके पास। वो तो अगर वो एक साल तक लगातार 100 मिसाइलें दाग सकता है, लड़ाई नहीं कर सकता। ना तो उसकी इकोनॉमी है, और चाइना उससे ऑयल का और गैस का बिगेस्ट परचेजर मार्केट, इंडिया भी परचेज करता है, उसकी इकोनॉमी डुबा नहीं सकता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है, 10 गुनी जमीन है, 10 गुनी फौज है, तो कैसे मुकाबला हो? तो जैसे इंडिया चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसे इजराइल भी जो है ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। लड़ाई तो छेड़ दी है, अंजाम जो है उसका बुराई होगा। तो देखते हैं, चलिए दोस्तों क्या होता है आगे। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि नेतन्याहू कितने दिन बंकर पर रहोगे इजराइलों को, वो घसीट घसीट के सड़कों पे इसको नंगा करके मारेंगे और फिर गोली मार देंगे इसको, प्राइम मिनिस्टर, या भाग के यूएस चला जाए। इजराइल में तो नहीं रह पाएगा आप। तो रजा शाह पहलवी उनका बेटा वहाँ पे है न्यूयॉर्क में, ये भी एक फ्लैट ले लेगा वहाँ, पैसे तो बहुत कमा लिए हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों क्या होता है। मुझे लग रहा है इसका मुसोलिनी वाला हाल होने वाला है, क्योंकि गाजी शहादत ना तो हिंदू शहीद होने को तैयार होता है, और ना इजरायली, यहूदी, जूस दोनों नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं होते। जैसे इस्लाम में यह कॉन्सेप्ट जिहाद का, गाजी जिहादी। तो देखिए प्यारे दोस्तों क्या होता है। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, आनंद से जीवन बसर कीजिए, लड़ाई से दूर रहिए। इंडिया और पाकिस्तान के आर्मी के जनरलों में ये इंडिया के जनरल जो है साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साधुओं के पाँव छूते हैं जाके। अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी के जनरल साहब यूएस के प्रेसिडेंट के साथ लंच करते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है। यूएस का वो भगवाधारी नहीं है वो, और लंच करके आ गए। ईरान का पाकिस्तान से तकरीबन 950 किलोमीटर का बॉर्डर मिलता है बलूचिस्तान में। 1/3 बलूचिस्तान ईरान के कब्जे में है, 2/3 है पाकिस्तान के कब्जे में। 950 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, और समुद्र से लगा के अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, जहाँ हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई थी तकरीबन 2300 साल पहले, 2300 साल पहले, और जहाँ से हिंदू आए इमिग्रेंट्स इंडिया में। जैसे बांग्लादेशी यहाँ आए थी, ये आर्यस भी वही थे उस जमाने के बांग्लादेशी। तो अंजाम तो कुछ मुझको लग रहा है ठीक नहीं है। ईरान छोड़ेगा नहीं, ये तो 8 साल लड़ाई लड़ने वाले, अब तो 10 साल। तो उसका ऑयल फैसिलिटीज वो प्रोडक्टिव है। चाइना को ऑयल सप्लाई किए जाएंगे, वो इंडिया को सप्लाई किए जाएंगे ऑयल गैस। इजराइल क्या सप्लाई करेगा? है क्या उसके पास? ना ऑयल है ना गैस है। रिफाइनरी है, रिफाइनरी डिस्ट्रॉय कर देगा मिसाइल मार मार के। तो बिना ऑयल गैस के क्या करेगा इजराइल? फौज जो है मुकाबला नहीं है, 1 लाख की इजराइल की और 10 लाख की ईरान की।
जमीन भी उससे 10 गुनी और आबादी भी उससे 10 गुनी, पर जज्बात उसके गाजी, जिहादी, और वो गुलामी से बचने की आजाद, कैसे एक्सप्लॉयटेशन से बचे। यही तो मोसेस ने कहा था 3500 साल पहले, जो हिब्रू बाइबल है, जो ओल्ड टेस्टामेंट कहलाता बाइबल का, उसमें यही तो लिखा है। थ्योरी में, थियोलॉजी में डिफरेंस है इस्लाम की और ज्यूस की, कोई मुकाबला नहीं है। एक आदमी मरने में अपनी मुक्ति समझता है, एक आदमी गुलामी में अपनी मुक्ति समझता है कि गुलामी से आज़ाद हो जाओ, एक्सप्लॉयटेशन से बचो। तो बेसिक फंडामेंटल थ्योरी दोनों की डिफरेंस है। इजराइल 8 साल तो क्या 1 साल में लड़ाई नहीं लड़ सकता। अब तो बदहाली यूएस की भी ये हो गई है। अफगानिस्तान में 10 साल लड़ने के बाद अपने हथियार छोड़ के भाग गए। उससे पहले वियतनाम में भी भागे थे। कब उसका कब्जा हो गया वियतनाम में, छोटा सा मुल्क है वियतनाम, ईरान के कंप्यूटर्स में। आप जितना इजराइल है उतने वियतनाम समझ लीजिए जमीन के मामले में, शायद जब उससे कुछ ज़्यादा है जमीन में। तो ये मुकाबला जो है बराबरी का नहीं है। और फिर जहाँ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये तीन जो है ईरान की बैक कर रही हैं, मगर मुझे लगता है कि अमन शांति हो जाएगी। आज फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर, यूके के फॉरेन मिनिस्टर और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर की जर्मनी में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है। तो मीटिंग में कोई चाय या विस्की के पैक थोड़ा लगाने, कॉकटेल करनी है जैन और विस्की बना के, वह अमन शांति की बात होगी। क्योंकि जो ये यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, अपोजिट कर रहे हैं, अपोजिशन में है। ट्रम्प साहब के भी, वो भी दुखी है उनसे। तो मुझे तो लगता है कि ये लड़ाई जो है आज नहीं तो कल 1-2 दिन में जब फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं और बैकिंग चाइना, और जो शायद कहने के लिए तो 2 नंबर की इकोनॉमी है, 2 नंबर की वर्ल्ड पावर है, वह डी फैक्टो 1 नंबर की है। क्योंकि चीनियों में भी लड़ने का जज्बा है। हालांकि माओ त्से ने 100 साल पीस एंड डेवलपमेंट की बात की है, मगर यूएस को ऐसा ना हो कि ताइवान खोना पड़े। इधर लड़ाई चालू होते ही तो यूएस ने ज्वाइन की वार इजराइल की सपोर्ट में, तो चाइना ताइवान पर कब्जा कर लिया। वैसे जरूरत है नहीं उसे, वो तो अब 13 ईयर्स हो गए। 2013 में जिपिंग साहब जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन इलेक्ट हुए थे, और ये वहाँ के प्रेसिडेंट। तो सीनियर मोस्ट सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वर्ल्ड लीडर है वो है पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट। नंबर 2 पे पुतिन, ये जिपिंग, शी जिपिंग बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। वो बोलते बहुत कम है, चुप रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं। स्माइल उनकी बड़ी गजब की है, वंडर। तो देखते हैं ये क्या होता है, नौटंकी ड्रामा। मुझे दिखाई दे रहा है फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे, कुछ हो जाएगी बातचीत, झूठ हो गया, सच हो गया, वादे हो गए। वादा तेरा क्या वादा, वादे तो हमेशा टूटते ही है ना। तो वो हो जाएगा। आज मीटिंग हो रही है, मुझे उम्मीद है कि कल इंटरनेशनल योगा डे है, या उससे अगले 2-1 दिन में हो जाएगा कुछ लड़ाई का। हर चीज़ का सोल्यूशन तो अक्रॉस द टेबल ही बैठ के होता है ना। नुकसान काफ़ी हो चुका है इजराइल का भी और ईरान का भी। तो ईरान तो पूर्ति कर लेगा अपनी गैस और क्रूड ऑयल बेच कर, वो सुविधा जो है इजराइल के पास नहीं है। उसके लिए तो फिर फीका कटोरा लेके यूएस के पास जाना पड़ेगा।
वो जो जनता वहाँ की बंकरों से पड़ी हुई है पिछले 7 दिन से, वो इसको पेंजावर के छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है इसके भी मुसोलिनी वाला हाल हो जाए, उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने देंगे इसको, इसी पार्टी। ये मोसाद को जो है उससे टक्कर लेना गाजा में पैलेस्टाइन से, ये वो अलग बात है। ये मुजिबुल्लाह से टक्कर लेना और बात है। ईरान नेशन स्टेट है, बड़ा, बहुत ज़मीन, नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोल, डॉलर, क्रूड ऑयल है, गैस, इसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया से बड़ी इकोनॉमी है। तो देखिए क्या होता है, और एक दोनों पता चल जाएगा, अमन शांति हो जाएगी। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।